नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में इस बार हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। कोरोना महामारी में हमारे और आपके बीच जो सबसे बड़ी मजबूत दीवार बनकर कोई खड़े थे तो वो थे हमारे स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स। एक वक्त ऐसा था जब हम सब कोरोना के डर से घर की चार दीवारी में दुबके हुए थे, तो यही स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स अपनी जिंदगी और अपने परिवार को छोड़कर अपने काम की जिम्मेदारी के लिए घर से बाहर खड़े हुए थे और कोरोना से दो दो हाथ कर रहे थे। तो तमाम चुनौतियों के बीच ये पूरा साल किस तरह से बीता और किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की परेशानियां स्वास्थ्य विभाग ने झेली और किस तरह से इस कोरोना से हमें बचाने में जो है वो कामयाब रहे, इन तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र यादव के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी बात करेंगे, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर, एक अधिकारी के पीछे का जो व्यक्ति है वो कैसा है। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि कोरोना ने वो सब दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डर था, दहशत थी, चिंताएं थी कि ना जाने क्या होगा और हर रोज ना जाने कितनी ही जिंदगियां जो हैं वो उखड़ रही थी। इस सब के बीच डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो कि सीएमओ रहे गुरुग्राम में भी और उससे पहले मेवात, जहां जिस जिले को लेकर सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चिंता थी कि कहीं कोरोना महामारी का जो आतंक है सबसे ज्यादा वहां ना फैल जाए, तो आपने वहां भी उस दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद गुरुग्राम जैसे शहर में भी। तो जो चुनौतियां रहीं वो किस तरह की थी? सबसे पहले अगर मैं कोविड की बात करूं तो ना केवल गुड़गांव या मेवात की बात करी जाए या भारतवर्ष की या हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, ये सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी महामारी थी। अभी इसका दौर ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी एक बार वही बार बार जो हम बातें कहते हैं तो हमें इतना रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। अब बात करें चैलेंजेस की। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर चैलेंज की मैं बात कहूँ तो मुझे अच्छे से याद है जब मैंने जब मेवात में ज्वाइन किया था तो पहला मैं इनिशियल ये था कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया था और हरियाणा सरकार ने मुझे वो जिम्मेवारी दी थी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी चीज़ें हैं उनको सभी चीज़ों को सुधारा जाए और उस पिछड़े हुए हिस्से को या भारत या हरियाणा के प्रदेश के उस पिछड़े हुए हिस्से को आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से प्रदान की जाए और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन अचानक आप सब जानते हैं कि फरवरी में ही हिंदुस्तान में कोविड को लेकर गाइडलाइंस और वो सारी इंस्ट्रक्शंस जारी हो गई थी और मार्च के महीने में अचानक लॉकडाउन होना या जनता कर्फ्यू से शुरुआत होना और फिर ये करना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे अच्छे से याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से आदेश आया कि तुरंत एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी और वो संभवतः इतवार का दिन था और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की और वो दिन था, उस दिन मैं अपने मुख्यालय पर स्टेशन लीव देकर मैं एक बार के लिए उस मार्च में मैं उसमें अगर कहूँ तो मैं गया था अपने घर। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि जिस तरह का सिनेरियो था कोविड को लेकर, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक शायद मैं आ ना पाऊँ, तो जो संभव है जितने कपड़े उस वक़्त थे मैंने वो सब एक सूटकेस में पैक किए और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस मेवात में मैं पहुंचा। उस वक़्त हमारे पास संसाधन की बेहद कमी थी, कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी आसपास अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ एनआईवी पुणे में टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी और हमारे पास उस वक़्त 1277 तबलीगी जो जमात के लोग थे वो एक साथ हम लोगों को उनको किसी भी वजह से क्वारंटाइन करना पड़ा है, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हिस्ट्री की वजह से हमें उनको रखना पड़ा, जो कि एक बहुत अफरा तफरी का माहौल हमारे स्वास्थ्य विभाग में या कहूँ या सारे प्रशासन विभाग में कहूँ या भारत हरियाणा सरकार और उसमें सब में तबलीगी एक साथ इतना जमावड़ा देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में मेवात संभवतः कोरोना का बहुत बड़ा गढ़ बनने जा रहा है। लेकिन हमने बहुत बेहद 3 रात और 2 दिन अगर मैं कहूँ तो हम लगातार सोए नहीं। हमने उन सभी 1277 जो तबलीगी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए थे उन सभी की हमने सैम्पलिंग करी और तकरीबन उनमें से 38 के करीब पॉजिटिव आए। कुल मिलाकर अगर मैं मेवात में कहूँ तो 60+ लोग पॉजिटिव आए थे और हमने उन सबको आइसोलेट किया
और हमने इतनी मेहनत की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, कॉन्टिन्यूस कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बाद में बहुत पूरे हरियाणा में नहीं कहूँगा बल्कि भारतवर्ष में लोगों ने अपनाया। हमने वहाँ पर मेवात जैसे पिछड़े एरिया में मोबाइल वैन टेस्टिंग फैसिलिटी की उपलब्ध कराई। जो चुनौतियां रहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम में जब आप आए थे उस वक्त जो नंबर्स था 300, 400, 500, एक समय रहा कि 1000 से ज़्यादा कोरोना के नंबर पहुंचे। इस सब के बीच एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि लोगों को इस बात का भी डर सताने लगा था कि अगर वो कोरोना की चपेट में आते, ये तो एक है ही परेशानी। इस सब के अलावा अस्पताल के अंदर एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल था। देखिए, जब मैंने गुड़गांव में ज्वाइन किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है महिलाएं तक परेशान होती थी, जिनको माताओं को प्रेगनेंसी थी या बहनों को प्रेगनेंसी थी, उनको कोई एडमिट करने के लिए तैयार था, कोविड की कोई डिलीवरी करवाने के लिए तैयार नहीं था। और इससे ज़्यादा भयावह सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी। आम लोगों की तो मैं बाद में बात करूं, जो सबसे कीमती चीज़ जो है जिस पर इतना ध्यान देना चाहिए था, उसमें भी इशू हुआ था। आपको याद होगा कि मेरे आने से पहले एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ था जिसमें एक बहन की या माता की कोई ऐसी मृत्यु का भी शायद कोई कारण बना था। हमने आते ही सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया। हमने इमीडिएटली मैंने, आपको याद है, आप स्वयं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलवाया और इमीडिएटली हमने प्रशासन के माध्यम से, अगर मैं कहूँ तो हमने एक बेड की रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराई। इनिशियली हमने इसको 20% रखा, उसके बाद हमने 35% किया, 50% आईसीयू बेड रिजर्व की। और जैसा आपने बताया कि एक ऐसी भयावह सिचुएशन जब आई, जब यहाँ 50,000 के आसपास मरीज हुए, तो उस वक्त हमने 35% बेड पर जो नॉर्मल बेड्स थे वो और 75% आईसीयू बेड्स की हमने रिजर्वेशन करी। और यही एक कारण था जिसकी वजह से आप अगर ध्यान करें, गुड़गांव में आज अगर 58,000 से भी ज़्यादा मरीज हैं, उसके बावजूद भी हमारी, अगर मैं डेथ की बात करूं तो तकरीबन 350 के आसपास अभी तक हमारी डेथ जो है वो है। और यही एक रीज़न रहा। गुड़गांव की टीम और गुड़गांव के जो जितने भी कोविड में काम करने वाली टीम थी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ अल्टीमेटली हमने जो मिलकर काम किया, इसी वजह से हमारी फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी रेट कहूँ वो हमेशा 1 से कम रही। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल गुरुग्राम की बात करें तो शहर की स्थिति क्या है इस कोरोना काल के बीच, और वैक्सीनेशन को लेकर भी जिस तरह की स्थिति बनी, एक भ्रम था, लोगों को डर था चीज़ों को लेकर, तो एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाने में क्या कामयाब हुए? जो शुरुआत में जब प्रधानमंत्री ने इस ड्राइव की शुरुआत की थी जिस दिन, उस दिन के बाद से लेकर आज हम वैक्सीन ड्राइव में कहां तक पहुंच पाए हैं? देखिए, एक पहले देश में जब वैक्सीनेशन लॉन्च करने से पहले, अगर वैक्सीनेशन से भी पहले मैं आज की गुड़गांव की कोविड की सिचुएशन की स्थिति की बात करें तो आज भी गुड़गांव में तकरीबन 15 से 20 के बीच में केसेस आ रहे हैं। और टेस्टिंग जो है आज भी हम 3000 से ज़्यादा कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त भी रहा जब हमने गुड़गांव में टेस्टिंग हमेशा 6 या 7,000 से ऊपर रखी है। और आप जानते हैं कि हमने ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया कि गुड़गांव में टेस्टिंग हमने एक दिन में 25,000 से ज़्यादा भी टेस्टिंग करके देखी थी। और 10,000 से भी हम टच, कई बार हमने 2 या बार बहुत टच किया हमने। तो टेस्टिंग करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की वजह से हम कोविड के ऊपर तो कंट्रोल पाए। अब मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो इनिशियली वैक्सीनेशन का जब ड्राई रन हुआ था तो आप याद करेंगे कि उस वक्त WHO हेड इंडिया डॉक्टर रॉड्रिक खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने उस ड्राई रन में पार्टिसिपेट जो करके देखा था और वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। और उन्होंने इसकी तारीफ ना केवल भारत सरकार को की कि बल्कि अन्य प्रदेशों में जाकर भी उन्होंने बात बताया कि गुड़गांव मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी की या वैक्सीन की करने की, इनिशियल हिकअप सभी जगह रहे थे। आज अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में हमने 33,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। हेल्थ वर्कर तकरीबन 25,000 के आसपास हैं और 9 से 10,000 के बीच में हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दे चुके हैं। सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स होना वैक्सीन से लाजमी है। आप याद करें, हमने बच्चों को भी अगर हम DPT या कोई TT या कोई ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको सामान्य
बुखार होना या मांसपेशियों में दर्द होना या इंजेक्शन साइट पे लाली होना, इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक नोटिस में नहीं आया है। आपने खुद भी वैक्सीन जो है पहले दिन लगवाई थी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं 16 तारीख की बात करूं, जिस दिन 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का लॉन्च किया था, और जिस साइट पर मैंने वैक्सीन लगवाई थी वो प्रधानमंत्री के साथ 2 वे कम्युनिकेशन में भी जुड़ी हुई थी। और वहां से एक हमें संदेशा या मैसेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से या उनके आदेश ये था कि पहला टीकाकरण किसी सफाई कर्मचारी और प्रेफरेबली किसी महिला का हो तो उसको लगवाया जाए। तो आप सब गवाह हैं कि पहले वो हमने अपनी महिला कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी थी उसको लगवाया, उसके बाद तुरंत मैंने लगवाया। मैं तो इसके लिए तैयार था ताकि मैं ये चाहता था कि गुड़गांव में और हरियाणा में एक मैसेज ये जाए कि जो प्रदेश का या किसी भी सबसे बड़े ज़िले का अगर मुखिया सबसे पहले टीका लगवाने के लिए तैयार है तो वो एक सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है कि भाई ये सेफ है और सभी आगे आए और अपना टीकाकरण करवाएं। तो ये उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है जिनके अभी भी मन में इस बात को लेकर डर है कि अगर वो कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे तो उन्हें कोई बड़ा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या जो है अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। खुद डॉक्टर वीरेंद्र ने भी इस वैक्सीन की डोज ली थी और आपके सामने किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह से हमने कोरोना काल के दौरान बाकी तमाम एहतियात बरते, उसी तरह से कोरोना वैक्सीन लगवाना भी बेहद ज़रूरी है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी से अपील करता है कि आप वैक्सीन ड्राइव में शामिल हो, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कड़ी में एक आखिरी सवाल, इसके बाद फिर आपके ऑफिस चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह की आपकी दिनचर्या पूरे दिन की रहती है, किस तरह से आप अपने पूरे काम को सजाते हैं और फिर उसके बाद बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो आपकी जीवन से जुड़ा हुआ हो और आज भी उसका एक असर दिखता हो? संभवतः मुझे याद है हमारे पिताजी का, हम भिवानी के रहने वाले हैं, बीरन हमारा गांव है और तोसाम जिले में पड़ता है। तो उस वक़्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और हमारे दादाजी के साथ उनका उठना बैठना था। तो सौभाग्य से इसी वजह से हमारे फादर का भी उनके साथ कभी मिलना होता था। तो एक दिन मुझे मिलाने ले गए और उस वक्त तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रदेश के, जब 96-98 पीरियड की मैं बात करूं, आखिरी वाली रेजिम में जो थी माननीय मुख्यमंत्री जी बंसीलाल जी, तो उन्होंने मेरे पिताजी ने उनसे मिलवाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं MBBS अभी ख़त्म की है और सरकार की जॉब ज्वाइन की है। मुझे नहीं मालूम, उनके बारे में बहुत सुना था और सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा के निर्माता कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा आप कार्डियोलॉजी करो, दिल के डॉक्टर बनो। वो पता नहीं वो बात मुझे कैसे या किस तरह से जहन में बैठी। उसके बाद मैंने जब MD मेडिसिन की, उसके बाद मुझे वो दोबारा से याद आई वो बात उनकी। और जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो उसी टाइम उनका देहांत हुआ। तो मुझे लगा कि वो बात मुझे दोबारा से याद आई और मैंने MD मेडिसिन करने के बाद मैंने दोबारा से कार्डियोलॉजी की तैयारी करी। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो सरकारी प्रावधान और नियमों में है, आपको बार बार इस काम के लिए छुट्टियां या आपको सरकार इजाज़त नहीं देती। तो मैंने जब अपनी DM या DNB कार्डियोलॉजी की तो मैंने वो विदाउट पे की 3 साल, ये सोचकर कि ठीक है, एक इतने जिसने हरियाणा के निर्माता ने ये कहा और उसने कहा कि क्यों आगे पढ़ना, कुछ बनो, कुछ करो और ऐसा होगा, कामयाब होगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रदेश के कैडर में आप पहले ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट बने और तोसाम के भी पहले सुपर स्पेशलिस्ट बने या अपने एरिया के भी पहले सुपर स्पेशलिस्ट बने। तो बात मुझे याद रही और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं ऐसा कर पाऊँ और मैं उसमें कामयाब रहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शायद उस वक़्त के मुख्यमंत्री जो थे हमारे, वो ये देखने के लिए शायद जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी वो बात पता नहीं क्यों मुझे इतना प्रभावित किया, ये छाप छोड़ी और मैंने उसके लिए कोशिश करी और पढ़ाई करके मैंने अल्टीमेटली सुपर स्पेशलिटी की। चलिए, तो अभी जो चर्चा का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में। और हम लगातार बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से। सर, घर के बाद अब दफ्तर में कोरोना के दौरान बहुत सारी चुनौतियां रहीं और उन चुनौतियों से आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार भी पाई। लेकिन गुरुग्राम की बात करें तो एक लंबे समय से जो गुरुग्राम की जो मेन इमारत है सरकारी अस्पताल की, वो जर्जर हो चुकी है। और इस बीच जब कोरोना आया तो किस तरह से चीजों को मैनेज किया, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा एसेट था वही खंडर हो चुका था। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये भी आ गई कि आपके पास जो आपका मेन हॉस्पिटल की इमारत है वो भी नहीं थी। बिल्कुल, गुरुग्राम में अगर मैं सिविल हॉस्पिटल की बात करूं तो वो कंडम डिक्लेयर किया जा चुका था, और जो दूसरा सिविल हॉस्पिटल था वो सिर्फ 100 बेडेड था। तो उसको तुरंत प्रभाव से हमने 200 बेड में कन्वर्ट किया। वहाँ पर हमने आरटी-पीसीआर और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराई, आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध कराया। लेकिन मेन स्टेज, जैसा आपने कहा, हमने ईएसआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करके कि ईएसआई को जो है कोविड हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद हमने मेडियोर का कॉन्सेप्ट लिया, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करके, और बाकी सभी प्राइवेट अस्पतालों की हमने एक मीटिंग कॉल करी और इंश्योर कराया कि एक मिनिमम बेड की रिजर्वेशन कराई जाए। कोविड के दौरान कोविड को लेकर, क्योंकि एक बड़ा जिला है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो किस तरह से वो कंट्रोल रखते थे? जो सेंटर्स आपने सेटअप किया किस तरह से वर्किंग करता है वो भी एक बार देखेंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि गुरुग्राम में वो कोविड सेंटर कैसे काम करता है। कोरोना काल में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है? तमाम जो ऑफिसर्स हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हर रोज सुबह जो सीएमओ हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो मीटिंग करते हैं और पूरी जो रणनीति है पूरे दिन की वो यहीं इसी टेबल पर तय होती है कि चाहे फिर सैंपलिंग हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, इसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव को भी सक्सेसफुल बनाना है तो उसको लेकर भी क्या कुछ प्लानिंग होती है, वो तमाम अपने जो स्टाफ के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ डेली मीटिंग करते हैं। तो जो डेली की रणनीति है वो यहीं पर तय होती है। तो किस तरह से पूरा जो है वो खाका तैयार होता है इस मीटिंग का कि किस तरह से पूरे एक दिन के 24 घंटे में काम आगे बढ़ेगा? देखिए, डेली प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे मैं इंश्योर करता हूं कि मैं सभी डिप्टी सिविल सर्जन से, और जो कोविड रिलेटेड, चाहे वो प्रोग्राम हेल्थ मैनेजर हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, ये सब एक साथ इस टेबल पर बैठें ताकि इनका प्रोग्राम, इनका पूरे दिन का शेड्यूल इनको निर्धारित करके दिया जाता है। और शाम को दोबारा से एक बार वो रीअसेस करने की कोशिश की जाती है कि कितना इन्होंने अचीव किया, और अगले दिन भर में अगर कोई चेंज हुआ तो क्या प्रोग्राम आगे हमें चाहते हैं। सर, जो नंबर्स बढ़े थे अब काफ़ी कम हैं, स्थिति थी 1000 से ऊपर संख्या हो गई थी। आज की अगर बात करें आंकड़ों की, एक्टिव केस हमारे पास कितने हैं और अब हर रोज एक एवरेज कितने केसेस आ रहे हैं? सर बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे नियरली 1000 हम टच कर गए थे नवंबर में, जो फेस्टिव सीजन था मोस्टली अराउंड दिवाली। और अब जैसे इफेक्टिव कंटेनमेंट और अगर टेस्टिंग की बात करें, यही एक हमारे पास मूल मंत्र रहा है जिससे हमने कोविड को कंट्रोल किया है। टाइमली हमने टेस्टिंग इंश्योर करवाई। आप भी गवाह हैं, हमने दिल्ली में जब मास कैंपेन लगा था तो गुड़गांव ने 25,000 सैंपल लिए थे एक दिन में। यही हमारा मूल मंत्र रहा जिससे हमने इफेक्टिवली, और उनकी रिपोर्टिंग भी इंश्योर कराई गई कि किसी की एक दिन से ज़्यादा रिपोर्टिंग लेट ना हो। 24 to 36 आवर इफेक्टिवली कंटेन किया। जो न्यू स्ट्रेन आई थी उसको भी हमने इफेक्टिवली कंटेन किया, यही कारण है। और साथ में एक स्वास्थ्य विभाग ने और सर की गाइडेंस, हमें रेगुलरली एक रिव्यू मीटिंग होती है डेली और शाम को कि आगे क्या स्ट्रेटजी बनाई ताकि इस कोविड महामारी से निजात मिल सके। तो जो रैंडम पॉजिटिव सैंपल है, इवन वीकली जैसे हमारे 100 केसेस आते हैं तो उनका 5% 5 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं ताकि अगर कोई म्यूटेशन हो तो उसको भी डिटेक्ट किया जाए टाइमली। क्योंकि जो यूके वेरिएंट आया था तो हमारे लिए कंसर्न हो गया था उसको भी डिटेक्ट करना।
अब तक जिला गुरुग्राम में 35 सैंपल हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज चुके हैं, 5% पॉजिटिव रैंडम सैंपलिंग। तो इफेक्टिवली कंटेन करता है। यही इसी कारण है कि जो नंबर ऑफ केसेज है अब हम 20, 25 या इवन 15 इस तरह के आसपास आ गए हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि पहले के मुकाबले अब चीजें बेहतर हुई है। मीटिंग का दौर चल रहा है तो सीएमओ साहब जो है अपने पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल भी चलेंगे और वहां भी देखेंगे कि ना केवल कोविड और बाकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पताल में वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये जिला गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया हुआ कोविड सेंटर है जहां से पूरे जिले में कोविड को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कितने सैंपल्स हुए हैं, कहां कहां टीमें भेजनी है, वो तमाम तरह की तैयारी रहती है। तो सर ये पूरा कोविड सेंटर का जो सेटअप है ये किस तरह से काम करता है? यहाँ पर हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोग्राम हेल्थ मैनेजर्स ये सभी रहते हैं। प्रतिदिन सुबह इनको जैसे एक एक्टिविटी सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो पिछले दिन की रिपोर्टें आई होती हैं वो इनको सभी जगह भेजनी पड़ती हैं। व्यवस्थाएं, चुनौतियों, चिंतन मंथन के बीच सेक्टर 10 की बात करें तो यहाँ जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है क्या कुछ फैसिलिटीज है और साथ में जो आरटीपीसीआर की जो लैब लगाई गई है उसकी क्या कुछ कैपेसिटी है हर रोज जो है जो टेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर? इनिशियली तो गुड़गांव में क्या कहूँ बल्कि पूरे हरियाणा में ही और भारतवर्ष में सिर्फ एक ही लैब थी और इनिशियल फेज में गुड़गांव में कोई भी आरटीपीसीआर की मशीन अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास 3 आरटीपीसीआर की मशीनें अवेलेबल हैं और 2000 कोविड टेस्ट यानी आरटीपीसीआर टेस्ट हम प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो साथ में हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट और आरटीपीसीआर जो हैं मशीनें उपलब्ध हैं। आरटीपीसीआर की जो 2 मशीनें हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटी से अवेलेबल हैं। एक जो आरटीपीसीआर मशीन है वो हमने सीएसआर के अंडर बाहर से ली हुई है। तो ये तीनों मशीनें आप देख सकते हैं जो आरटीपीसीआर की मशीनें यहाँ अवेलेबल हैं और एक दिन में हम 2000 टेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन अब पॉजिटिविटी 2% से भी कम है। अगर पूलिंग के साथ हम टेस्ट करें तो हम 5 से 6000 टेस्ट भी प्रतिदिन कर सकते हैं। तो ये वही आरटीपीसीआर मशीन्स हैं जब आप कोरोना टेस्ट कराते हैं तो उसके टेस्ट का रिजल्ट यही मशीनें देती हैं। और जैसा कि 3 मशीनें अब गुरुग्राम में लगी हैं, इसके अलावा प्लाज्मा बैंक, क्योंकि टेस्टिंग के बाद वैक्सीन और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच क्योंकि क्रिटिकल होता है तो प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो उसकी भी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? आपको प्लाज्मा बैंक का मैं एक दौरा कराता हूं, आप वो भी देखिए। और गुड़गांव में प्लाज्मा बैंक में सबसे पहले शुरुआत की थी इनिशियल फेज में और 790 के करीब हम प्लाज्मा दे चुके हैं। आइए मैं आपको प्लाज्मा बैंक का भी एक दौरा कराता हूँ। कोविड पेशेंट के लिए जैसा आपने बताया कि 790 प्लाज्मा जो है अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं, क्या कुछ और टारगेट है? और दूसरा, और क्या कुछ नई तैयारियां हैं, क्योंकि डेंगू का भी हमेशा रहता है, प्लेटलेट्स और उस सब को लेकर भी? 790 जैसा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा हम लोगों को कोविड प्लाज्मा हम दे चुके हैं और इसके अलावा भी हमारे पास प्लाज्मा जो है वो अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे कि हमारे पास प्लाज्मा का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है अभी भी और 790 हम पहले ही दे चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कोविड के टाइम पर, पहले यहाँ सिर्फ ब्लड बैंक था, तभी हमने ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में इसको कन्वर्ट किया है ताकि सभी लोगों को अगर बर्न के पेशेंट या कोई ओटी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन आती है जहाँ प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, या डेंगू के केसेस को अगर मैं कहूँ प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा प्लेटलेट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगी। और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स या पोस्ट डिलीवरी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता होती है, तो हमने पीआरबीसी की भी सुविधा उपलब्ध। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो प्लेटलेट्स हैं पहले सिविल हॉस्पिटल में नहीं होती थी, शायद ये अब से ही शुरू की गई है। और अगर इसकी हम बात करें कि जो क्वांटिटी की बात करें, कितनी स्टोरेज क्वांटिटी अपने पास यहाँ पर? देखिए, पहले हमारे पास एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट अवेलेबल थी, अभी हमारे पास आरडीपी की फैसिलिटी अवेलेबल है और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैंप की कितने पेशेंट्स और केसेस हैं। अगर कैंप में केसेस 200 भी हैं अगर, तो हम 200 भी प्लेटलेट्स के जो हैं आरडीपी जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है वो यूनिट बना सकते हैं और 500 की तक की कैपेसिटी हमारे पास किसी भी टाइम पर अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई जिस तरह से कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया।
तो अफसरनामा में ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।